आरक्षण लोगों को नहीं मिल पाए, आरक्षण फॉर्मूला आगे नहीं आ पाए, इसके लिए भाजपा जो भी कर सकती है करने का प्रयास करती है। किंतु नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी आरक्षण मामले को संविधान की 9वीं सूची में नहीं रखवा पाए। ऐसा कुछ नहीं है कि माई समीकरण टूट गया है, माई समीकरण बिल्कुल इंटैक्ट है। यह आने वाले चुनाव में जो 2025 का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि माई समीकरण बहुत मजबूती के साथ उभर के सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, आरक्षण का मुद्दा जो नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसको लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया था, इसका समर्थन राजद ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। 65 से 75 और ईबीसी को जोड़ दिया जाए तो 85 की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित है। लेकिन राजद का कहना है कि कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन इसको 85 करने के लिए सभी मिलकर किया जाए। किस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक आरक्षण के संदर्भ में आपने कहा कि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को इनिशिएट किया था, तो सही बात यह है कि इसको राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा आरक्षण के मामले को इनिशिएट किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। और इसी आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार के जेडीयू और राजद के बीच नज़दीकी बढ़ी थी, और उसी दोनों दलों के अलग अलग रहते हुए एक नज़दीकी के क्रम में आरक्षण का मुद्दा बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में लाकर इसको पास कराया गया। उसकी सीमा को बढ़ाई गई और उसके अनुरूप नियुक्ति की भी बात होने लगी, जिसका सपोर्ट भाजपा ने भी किया था। लेकिन आरक्षण पर भाजपा की दोहरी नीति है। राज्य स्तर पर भाजपा की आरक्षण के सपोर्ट की बात है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भाजपा आरक्षण का विरोध करती है। पिछले दरवाजे से भाजपा आरक्षण के विरोध करने के चलते पटना हाई कोर्ट में जो आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, वे भाजपा के ही लोग थे, और उन्हीं की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण का जो बढ़ा हुआ फॉर्मूला था उसको निरस्त किया। और निरस्त होने के बाद बिहार सरकार के द्वारा और पुनः आरजेडी ने भी अपने स्तर से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसमें पार्टी बनी है और उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। सहमत हैं, आप चाहते हैं तो उस 65 को 75 यानी 85 तक बढ़ा कर ले जाएं और भाजपा भी समर्थन करे, भाजपा आगे आवे और भाजपा इसको आगे बढ़ावे। हम इसका समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहाँ तक कहा है ताकि यह आरक्षण जो का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिले। यद्यप मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को देखते हुए आरक्षण के मामला को लंबित होने के कारण ही आरजेडी के द्वारा बिहार विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि मामला लंबित होने के बाद भी, हमारे द्वारा इसका प्रस्ताव किए जाने के बाद, बिहार सरकार के प्रस्ताव किए जाने के बाद भी, आज नीतीश कुमार का भाजपा के साथ रहने के बाद भी वो संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं रखा जा सका। अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में वो रखा गया होता तो उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की विवाद नहीं हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी आरक्षण मामले को संविधान की 9वीं सूची में नहीं रखवा पाए। नीतीश कुमार के दिमाग में हमेशा 2 सेट्स ऑफ ओपिनियन हमेशा प्रिवेल करता है। 2 तरह के विचारों को रख के दिमाग में चलते हैं। एक विचार जब मोदी के साथ है और दूसरा विचार जब मोदी के विरोध में है। तो जब मोदी जी के खिलाफ होते हैं वे तो बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग करते हैं। पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात हाथ जोड़कर मोदी जी से वे करते हैं, और जब उनके साथ होते हैं तो इस पर मौन रह जाते हैं। अच्छा, आप राजद के प्रदेश महासचिव हैं, अभी तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिला अध्यक्ष और विधायक से मिलने से क्या राजद को वोट मिल जाएगा? क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक तेजस्वी जी की यात्रा का जो सवाल है, तो तेजस्वी जी की यात्रा मात्र विधायक और जिलाध्यक्षों से मिलने का नहीं है। तेजस्वी जी की यात्रा का एक मकसद है कि जो ग्रास रूट लेवल के हमारे वर्कर हैं, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत स्तर के जो हमारे नेता हैं, प्रखंड स्तर के जो नेता हैं, जो कभी काल पटना जा पाते हैं, अक्सर नहीं जा पाते हैं और उनसे नेता की मुलाकात नहीं होती है, तो नेता उनसे मिलने के लिए इस यात्रा के क्रम में है, ताकि उनसे मिलें, उनकी बातों को सुने। आरजेडी के लिए सत्ता में आना कितना राज्य हित में जरूरी है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना राज्य हित में कितना जरूरी है, यह समझाने की कोशिश हो रही है। देश में, प्रदेश में जो आज स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से देश बंटवारे के कगार पर खड़ा है।
देश की एकता और अखंडता खतरे में है, संविधान खतरे में है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार के विकास के लिए आरजेडी का स्पष्ट मानना है, जो स्मार्ट मीटर की जो स्थिति अभी है उससे जो बड़े घराने हैं जिन्होंने बिजली में अपनी पूंजी को लगाया है, उन्हें लूट की छूट दे दी गई है और किसान गरीब परेशान है इस स्मार्ट मीटर से। इसलिए उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम हर परिवार को देंगे। अच्छा, जो राजद मय समीकरण के नाम से जाना जाता था, वो अब तेजस्वी यादव A to Z कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं। क्या लगता है आपको कि राजद को फॉरवर्ड का वोट मिलता है? जहाँ तक माई लोगों का कहना है, जहाँ तक लोगों का कहना है कि ये माई समीकरण पर चलने वाली पार्टी है, तो यह पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन यह उतना ही सत्य है कि माई समीकरण मुस्लिम और यादव मतदाताओं का मैक्सिमम वोट इस पार्टी को मिलता रहा है और यह बैकबोन, यह वोट पार्टी के लिए बैकबोन रहा है। उसी पर पार्टी टिकी हुई है और टिकी रहती है। लेकिन केवल एक या दो जातियों के वोट से कोई पार्टी नहीं चल सकती है और पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, यह राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व का स्पष्ट रूप से मानना है। इसीलिए जब लोग माई समीकरण की बात भी कहते रहे, तब भी मुसलमान और यादव के अतिरिक्त अन्य जातियों को भी पार्टी में प्रतिनिधित्व देकर, उन्हें टिकट देकर या जहां भी मौका मिला डिफरेंट जगहों पर उन्हें एडजस्ट करके उन्हें सम्मानित करने की बात पार्टी करती रही है। लेकिन कहने के लिए लोग, चूंकि संख्या ज़्यादा माई समीकरण का है, मुस्लिम और यादव का है, 32% जिसकी आबादी है, तो निश्चित रूप से जिसकी अधिकता होगी उसको ज़्यादा टिकट मिलेगा, उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। लेकिन अन्य जातियों को लेकर भी पहले से राजद चलता रहा है, जिसको आप देखेंगे कि अति पिछड़े में कितने लोगों को लालू जी ने MLC बनाया, लोगों को टिकट दिया, MP बनाया। लोगों का मानना है, यह बात सही है कि फॉरवर्ड कम्युनिटी का जितना वोट बैकवर्ड कम्युनिटी का लोग ट्रांसफर करता है अपने सिंबल पर, उतना फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग जो आरजेडी का कैंडिडेट अन्य जगहों पर होता है उतना ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यह ओपन सीक्रेट है, इस पर कहीं कुछ दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रगतिशील लग रहे हैं उनका आरजेडी को हमेशा समर्थन रहा है, उनकी संख्या चाहे जो हो, उनका मत हमेशा मिलता रहा है। उनके मत से, उनके समर्थन से हम अपनी पार्टी को एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में चलाते रहे हैं। इसलिए परसेंटेज चाहे जो हो, लेकिन उनका भी मत हमें मिलता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि माई समीकरण का वोट जितना ट्रांसफर होता है उनके पक्ष में, उस परसेंटेज में उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यह सच्चाई है, इस बात से इनकार नहीं किया। अच्छा, विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें राजद को निराशाजनक हाथ लगी। कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम टूट गया है, क्या कहेंगे? जहाँ तक चुनावी परिणाम का सवाल है तो निश्चित रूप से वोट में कुछ टूटन हुआ और उसके कुछ कारण हैं। लोगों ने भ्रम फैलाया, जन स्वराज के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया और भाजपा गठबंधन के द्वारा भी उसमें भ्रम फैलाया गया। दूसरी बात कि यह लोगों के दिमाग में था कि यह चुनाव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, यह चुनाव एक आम चुनाव है। इसलिए जहां से बसपा के उम्मीदवार को भी यादव या मुसलमानों ने वोट दिया तो उनका मानना था कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि आरजेडी को सिर्फ एक ही जाति या एक ही परिवार के व्यक्ति को एक जगह से टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। इसके कारण एक विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों ने आरजेडी के खिलाफ मतदान करके अपने जाति के ही दूसरे उम्मीदवार का समर्थन किया, क्योंकि उनके दिमाग में स्पष्ट था कि यह उपचुनाव तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि एक साधारण चुनाव है जिसके आधार पर उन्होंने अपने मन के हिसाब से जो उन्हें सूट किया स्थानीय स्तर पर उसके हिसाब से मतदान किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि माई समीकरण टूट गया है। माई समीकरण बिल्कुल इंटैक्ट है। यह आने वाले चुनाव में जो 2025 का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि माई समीकरण बहुत मजबूती के साथ उभर के सामने आया है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जन स्वराज का जो उम्मीदवार पीके के द्वारा दिया गया है वह भाजपा की चूंकि बी टीम है, आरजेडी को हराने के लिए, आरजेडी का वोट काटने के लिए मुस्लिम बिरादरी से या डिफरेंट उसी जाति के को टिकट दिया गया है ताकि आरजेडी का वोट कट सके और आरजेडी पराजित हो। यह बात यादव और मुसलमान मतदाताओं को स्पष्ट हो चुका है और इसका एक अच्छा परिणाम आने वाले 2025 के चुनाव में हमें मिलना है। केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर ऑक्सीजन के रूप में अपने आप को जीवित रखने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाना भाजपा का एक एजेंडा है, जो कि आप अभी संभल से लेकर और तमाम जगहों पर देख रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया था ये चंद्रचूड़ जी के टाइम में कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण मस्जिदों का किया जा सकता है, और उसका लेके अभी जो जहां तहां आप देख रहे हैं कि जो निचली अदालत है एक तरफी भी फैसला देकर और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम पर लोगों में आपसी टकराव करा रहा है, लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। ये सब जो स्थिति है इससे लोग वाकिफ हैं। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि 16वीं शताब्दी में 40,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। अभी मात्र 4-5 मुद्दे हमारे सामने आए हैं जिसके चलते पूरा देश डिस्टर्ब है। अगर 40,000 का मामला, 40,000 जो मस्जिद हैं उन्हें इस नाम पर कि 16वीं सदी में वे मंदिर थे उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया, उस पर अगर इस देश की सरकार के नियंत्रण में और इस देश की सरकार की सहायता से अगर काम होने लगा तो क्या यह देश विकास के रास्ते पर चल सकता है? इस देश में शांति रह सकती है? कि देश की एकता और अखंडता खतरे में है।